हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम बन सकते हैं। इससे हमारे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, 2 से 3 भी आ सकते हैं। और इससे जो क्वेश्चन बनता है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, गाइस बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। बस आपको क्या निकालना होता है, रैंक निकालना होता है। उसके बाद हमारी 2 से 3 टर्म होती है जो हमें चेक करनी होती है। यूनिक सोल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होते हैं और नो सोल्यूशन कब होता है। तो चलो एक बार बेसिक देख लेते हैं 2 से 3 मिनट लगा के। उसके बाद हम किस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। और इस वीडियो में हम स्यूडो इनवर्स या फिर सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन उसके भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गाइज, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो गाइज, हमारे पास 2 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक को बोलते हैं होमोजीनियस और एक को बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस ax इक्वल टू 0, नॉन होमोजीनियस x इक्वल टू बी, वेयर बी इज नॉन जीरो। क्यों, अगर बी 0 ही हो गया तो ये होमोजीनियस ही ना बन जाएगा, है ना। उसके बाद देखो, जो ए मैट्रिक्स होती है वो हमारी स्क्वायर भी हो सकती है या फिर वो नॉन स्क्वायर भी हो सकती है। मीन्स जैसे 2x2, 2x3 इस टाइप की कुछ भी मैट्रिक्स हो सकती है। m×n, mn इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है हमारी इस चीज पे। अब उसके बाद जो हमारा सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम होता है, जिसके केस में 2 ही केस होते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं या यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। होमोजीनियस सिस्टम का कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं आता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसकी जो रैंक होगी, रैंक ऑफ ए, या तो वो n आ जाएगी, मिनिमम ऑफ mn होती है हमारे पास रैंक। अगर रैंक इक्वल टू n आ जाते हैं, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाते हैं, तो जो हमारा सिस्टम होता है वो क्या बन जाता है, फुल रैंक मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे मान लो आपके पास ना ये 2 दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दी हुई। जैसे एक मैट्रिक्स ये है और एक ये है। ये मैट्रिक्स है 2x3 है, क्या 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसके रैंक ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, इसकी रैंक ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 तो कभी नहीं आएगी गाइज। तो इसको रो रिड्यूस करोगे जब आप लोग, तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 0 4 -4 0 5 -6 -1 हो जाएगी। तो रैंक कितनी आई है इसकी, 2 आई है। अब रैंक 2 है हमारे पास, रैंक ऑफ ए कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे हमारे पास, 3 थे, तो 3 - 2 n - r फ्री वेरिएबल होते हैं। तो एक फ्री वेरिएबल आए तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन बन जाएंगे गाइज, इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये अगर सिस्टम की जो रैंक होती है वो n से लेस हो जाती है, हमें ये फर्क नहीं पड़ता गाइज m और n का ऑर्डर कितना है, हमें निकालनी है जस्ट रैंक। अगर रैंक n के इक्वल है, सिस्टम होमोजीनियस है, तो उसका मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन और वो बनेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर बोल दो जीरो सॉल्यूशन। और अगर रैंक n से डिफरेंट है, 1 है, 2 है, 3 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 3 हो गई तो क्या हो जाएगा, वो सिस्टम हमारा मीन्स उसके यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। बट इसकी रैंक ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है, और रैंक 2 आई तो फ्री वेरिएबल कितने हो जाते हैं, n - r। तो एक फ्री वेरिएबल मीन्स फ्री वेरिएबल हमारे पास चॉइस हो जाएगी, जैसे x + 2y + 3z = 0, और यहाँ से आएगा z = 0, z 0, y फ्री वेरिएबल आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास y को 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकते हो आप। तो हमारे पास कितनी चॉइस है, y की इनफाइनाइट चॉइस है। तो ऐसे में हमारा जब सिस्टम बन जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएगा। और जो ax = b होता है गाइज, इसमें 3 केस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो देखो, अगर रैंक ऑफ a:b जो होती है हमारे पास, वो रैंक ऑफ a के इक्वल आ जाए और वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाती है, तो हो जाता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। और रैंक ऑफ a:b रैंक ऑफ a के इक्वल आ जाती है, लेकिन लेस देन n है, तो बन जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और रैंक ऑफ a:b हमारी रैंक ऑफ a के इक्वल ही नहीं आती है, तो उस सिस्टम को बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट, और उसका बनता हमारे पास नो सॉल्यूशन। जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है हमारे पास, और ये 2 जो केस होते हैं, इनमें सिस्टम कैसे होता है हमारे पास, कंसिस्टेंट होता है। तो वो डायरेक्ट यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना बोल के वो ऑप्शन में ऐसे भी बोल सकता है कि a:b = रैंक ऑफ जो सिस्टम है हमारा a:b, वो कैसा है, सिस्टम मतलब कंसिस्टेंट है, या फिर बोल देगा सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो वो आपको पता होना चाहिए बेसिक डेफिनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो देखो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें बताना कि क्या कंडीशन होगी कि हमारे पास सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो देखो, ax = b टाइप का सिस्टम है ये हमारे पास, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, रैंक ऑफ a:b = रैंक ऑफ a, और वो किसके इक्वल आने चाहिए, n के इक्वल आने चाहिए। तो देखो 1 2 4, तो a:b बनाएंगे हम यहाँ से, तो 1 2 4 2 1 2 1 2 a - 4 6 4 a,
बी पुट किया, यहाँ पे रो रिड्यूस करेंगे, R2 माइनस 2R1 अप्लाई करेंगे और R3 माइनस R1 अप्लाई करेंगे। तो देखो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 8 माइनस 6, 0 0 A माइनस 8। अब अप्लाई कर दो। ये तो अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पहले से हमारी किस में आ गई, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गई। तो देखो अब हमें क्या बोला, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन है कि इन दोनों की रैंक क्या है हमारे पास, इक्वल आए। तो इन दोनों की रैंक इक्वल कब आ सकती है, जब A8 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर A8 के इक्वल हो गया है यहाँ से, तो हमारी यहाँ से तो रैंक ऑफ A तो 2 बन जाएगी और A कोलन B कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अगर किस केस में, अगर A हमारे पास 8 है और 8 में तो क्या होते ही, अगर A 8 के इक्वल हो गया तो हमारा सिस्टम कैसे हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, मींस नो सॉल्यूशन। और A अगर 8 हो जाता है या फिर A अगर 6, दोनों ही हो जाता है, दोनों एक साथ हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो दोनों तो एक साथ होगा ही नहीं, बट हमारी कंडीशन क्या, यूनिक की है। तो यूनिक के लिए क्या होना चाहिए, A8 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सिंपल A8 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है गाइज, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज, हमें बताना है सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस है। अब देखो होमोजीनियस सिस्टम है, कंडीशन कितनी दे दी, 3 दे दी, और वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 4, वेरिएबल है 4। तो देखो वेरिएबल है 4, कंडीशन 3, तो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी और सिस्टम है होमोजेनियस। तो हमें यहीं से पता चल गया कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, थ्योरी को अच्छे से किया, तो क्वेश्चन सोल्व करने की भी नीड नहीं थी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 3 है और वेरिएबल 4 है, तो 4 तो रैंक कभी आ ही नहीं सकती, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल रैंक कभी आएगी ही नहीं। सिस्टम होमोजीनियस है, नो सॉल्यूशन का केस ही नहीं बनता होमोजीनियस के उसमें। तो हमारे पास कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और चलो स्टार्ट भी कर देते, कैसे, मैट्रिक्स में पुट किया, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करोगे तो देखो यहाँ से रैंक कितनी आ गई, 3 आ गई। को मतलब कॉलम कितने थे हमारे पास, 4, मीन्स n की वैल्यू कितनी थी, 4। फ्री वेरिएबल कितने आ जाएंगे, n माइनस आर, मीन्स 4 माइनस 3, एक फ्री वेरिएबल आ गया। अब उस फ्री वेरिएबल के पास चॉइस कितनी है, इनफाइनाइट चॉइस। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशन बन जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अभी देखो ऑप्शंस पे जाना आप, ओनली वन सॉल्यूशन तो मतलब होता है यूनिक ही, जो एक सॉल्यूशन बनता है वो तो यूनिक ही होगा। ओनली 2 सॉल्यूशन, तो गाइस देखो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि जिसके 2 ही सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन बन जाते हैं तो वो इनफाइनाइट में ही आएगा। कभी भी ये अगर कोई क्वेश्चन ये दे देता ना कि दिस क्वेश्चन मतलब दिस इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन, यहाँ पे ओनली 2 बोल दिया, ओनली को हटा के ये ऑप्शन ऐसे दे देता 2 सॉल्यूशन, तो भी गलती होता। क्यों? क्योंकि एक जो फ्री वेरिएबल आया है उसके पास चॉइस इनफाइनाइट है, तो सॉल्यूशन कितने बनेंगे, इनफाइनाइट। अगर ये बोलता ना, अगर बाय चांस वो यूनिक सॉल्यूशन, अगर इस क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन बनता और वो ये बोलता ओनली 1 सॉल्यूशन, तो यस उस केस में हमारे पास ट्रू हो जाता। क्यों? क्योंकि जो यूनिक सॉल्यूशन आता है वो एक ही तो होता है ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये ऑप्शंस को ऐसे घुमा सकता है, तो बेसिक तो क्वेश्चन वही देगा, बस ऑप्शंस को ही थोड़ा ऐसे कर सकता है कि जिससे बच्चे क्या सोचे कि उनको सोल्व करना ना आए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द इक्वेशन ax इजिकल टू बी वेयर a इज दिस एंड b इज दिस। तो हमें बताना द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, 0 0 इज a सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो तो अब मैं आपको बताती हूँ, जो इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है ना ax इजिकल टू b, उसका कभी भी 0 0 सॉल्यूशन नहीं होता है गाइज। आप बोलोगे क्यों नहीं होता है, तो देखो ए कोई भी मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, अगर 0 0 सॉल्यूशन है तो वो 0 0 यहाँ पे पुट करेंगे इजिकल टू बी, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा, है ना। और यहाँ पे b कैसा होता है, सिस्टम नॉन होमोजीनियस है तो b तो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो 0 कभी नॉन जीरो के इक्वल आ सकता, नहीं आ सकता। तो जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है हमारे पास, उसका कभी भी 0 सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको तो हम यहीं से क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अब आती है बात, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, रो रिड्यूस करके निकालो। तो सिस्टम बना दिया a कोलन b, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। देखो -1 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 7, रैंक कितनी आ गई 2 आ गई। और वेरिएबल भी कितने थे हमारे पास, 2 ही वेरिएबल थे। तो रैंक ऑफ a कोलन b इजिकल टू रैंक ऑफ a इजिकल टू नंबर ऑफ कॉलम, n के इक्वल आ गई, मीन्स 2 आ गई, है ना। रैंक ऑफ ए भी 2 आ गई, तो ये कितना बन जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, उसकी वैल्यू निकाल लो, 3y इजिकल टू 7, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/3। अब x में पुट कर दो, -x प्लस 2y इजिकल टू 3, y की वैल्यू पुट करो 7/3, x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो एक ही सॉल्यूशन बना, और वो क्या बना है, यूनिक बना है, 5/3 और 7/3। तो ऑप्शन क्या था, नो सॉल्यूशन, डिस्कार्ड हो गया। द इक्वेशन एज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो यूनिक सॉल्यूशन है। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज मोर देन वन सॉल्यूशन। तो हमें अल्फा की ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे हमारे सिस्टम के पास कैसे आ जाए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सिस्टम कैसा दिया हुआ है, होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखो, जैसे मैट्रिक्स अब है, 3 वेरिएबल है, 3 ही इक्वेशन है, तो 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आ सकते हैं, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स उसकी रैंक जो है वो n से लेस हो जाए, है ना। रैंक n से लेस होते ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को 2 वे से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लो और अल्फा की क्या निकाल दो, वैल्यू निकाल दो। तो अल्फा की वैल्यू निकालोगे, ये मैट्रिक्स बनाई रो वाइज और अल्फा की वैल्यू निकाल दी -1, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या फिर इसको रो रिड्यूस करो, रो रिड्यूस करके हमें क्या बताना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताने हैं ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे, जब रैंक n से लेस होगी। तो n से लेस के लिए 1, ये तो कोई भी 0 होगा नहीं, ये 0 होगा। तो 1 प्लस अल्फा को क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो कैसे भी कर लेना, आपकी चॉइस है, ठीक है गाइज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दे दिया हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन x + y + z = 3, x + 2y + 3z = 4, x + 4y + kz = 6 विल नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और हमें बताना है कि k की क्या वैल्यू लेके जो सिस्टम है हमारे पास उसके पास क्या ऐसे आ जाए, नॉट यूनिक सॉल्यूशन ना आए। तो हमें क्या बताना है कि k की ऐसी वैल्यू निकालो जिससे हमारी जो लास्ट रो में पाइवट पोजीशन ना जाए और हमारा सिस्टम कैसा बन जाए, रैंक ऑफ ए कोलन बी, रैंक ऑफ ए के तो इक्वल आए लेकिन रैंक n से लेस आ जाए। रैंक n से लेस आएगी तभी तो हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो देखो 1 1 1 1 2 3 1 4 के रिड्यूस करेंगे, R2 - R1 R3 - R1 तो 0 1 2 0 3 के, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो तो 0 k - 7। अब देखो अगर k नॉट इक्वल टू 7 है तो इसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और अगर k 7 से इक्वल हो गया तो इसके पास कितने बन जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। और उसने ऑप्शन में बोला था विल नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, तो नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन तो मतलब के क्या लेना पड़ेगा, हमें 7 लेना पड़ेगा। तो 7 लेते ही हमारे पास ये क्या हो जाएगा, लास्ट रो 0 हो जाएगी हमारे पास, और लास्ट रो 0 होते ही n - r फ्री वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास, एक फ्री वेरिएबल आ जाएगा। उस फ्री वेरिएबल के पास कितनी चॉइस होगी, इनफाइनाइट चॉइस होगी, तो यूनिक सॉल्यूशन कभी मिलेगा नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे हमारे पास। तो के की वैल्यू आ गई 7। तो वो ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज ही वो घुमा फिरा के दे सकता है। तो आपको हर वे से क्या आने चाहिए, क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, लेट ए बी ए m क्रॉस n मैट्रिक्स विद रो रैंक r। रैंक r दे दी हमें, रो रैंक मैट्रिक्स की रो रैंक, कॉलम रैंक और रैंक ऑफ ए वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो रो रैंक बोल दे या फिर कॉलम रैंक बोल दे या मैट्रिक्स की रैंक बोल दे, बात एक ही है हमारे पास। r = कॉलम रैंक, ये इसने बोल भी दिया। द डायमेंशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax = 0। तो हमें डायमेंशन बतानी है किसकी, होमोजीनियस सिस्टम की। तो होमोजीनियस सिस्टम की गाइस डायमेंशन क्या होती है, डिग्री होती है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल होते हैं। डायमेंशन चॉइसेस ही तो होती है। जब वेक्टर स्पेस बताया था तब भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि डायमेंशन क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कि कितने एलिमेंट हम अपनी चॉइस से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होमोजीनियस सिस्टम है तो डायमेंशन क्या हो जाती है, n - r हो जाती है। m क्रॉस n की मैट्रिक्स है यहाँ पे। कभी कभी वो क्वेश्चन में पता है क्या गलती करता है, मतलब घुमाता है क्वेश्चन को। m क्रॉस n की जगह पे वो यहाँ पे पता है क्या दे देगा, n क्रॉस m दे देगा। तो n क्रॉस m देखते ही इस मैट्रिक्स का साइज कैसा हो जाएगा, m - n क्रॉस m, और रैंक r है यहाँ पे, r रो जो है वो क्या होगी, li होगी। तो रैंक इस केस में डायमेंशन कितनी हो जाएगी गाइज, इस केस में डायमेंशन हो जाएगी m - r। तो बच्चे गलती, अगर साइज वो m क्रॉस n की जगह पे n क्रॉस m दे देना तो m - r होगी डायमेंशन, ठीक है ना। ऐसे इसने दिया हुआ है r n - r m - r। तो अगर साइज पे ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो नेचुरल माइंड है वो क्या होता है कि m क्रॉस n साइज है तो n - r डायमेंशन, n - r डायमेंशन, जहाँ पे भी n - r दिखेगा सीधा वही लगा देंगे, और ये चेक नहीं करेंगे कि साइज m क्रॉस n है या n क्रॉस m है, ठीक है ना। तो वो ऐसे सिली मिस्टेक ऐसे ही होती है। जब बच्चे बोलते हैं ना कि सिली मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन आता था सब कुछ ठीक किया, थोड़ा सा ध्यान दे देता तो वो ऐसे ही देता है। यहाँ पे तो m क्रॉस n ही है तो डायमेंशन आ जाएगी n - r। अगर इसी क्वेश्चन में n क्रॉस m हो जाता तो डायमेंशन आ जाती m - r। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया हमें,
सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम डिफाइंड बाय द सेट, हमें इस सिस्टम का क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, इसने ऑप्शन दे दिया नॉट एग्जिस्ट, बट देखो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सिस्टम को अगर इस टाइप से सिस्टम दे देता है ना, और वो एक्स वाई जेड की हमें क्या देता है, डायरेक्ट वैल्यू ही दे देता है, तो पता है कैसे करोगे आप, तो आप डायरेक्ट जो ऑप्शंस है ना उनको पुट करके देख लेना। जैसे x0 y1, x0 y1, y को 1 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, ओके। z को 4/3 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। 8 इजिकल टू 8 आने लग रहा है यहाँ से, इसमें पुट करोगे z इजिकल टू -4/3, और ये 2 के इक्वल कभी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि x को तो 0 पुट करना है। -4/3 2 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यहीं से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सेम x को 0, y को 1/2 पुट करो, x को 0, y को 1/2 पुट करो, z को 2 पुट करो, तो यहाँ से 6 आ जाएगा 2, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसमें पुट करो, -1/2 पुट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1, और z को 2 पुट करोगे तो -3 कभी 2 के इक्वल हो सकता है, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। इसमें पुट करो x को 1, y को 1/2, x को 1, z को 2, तो 2 - 2 0 कभी 2 के इक्वल हो सकता है, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको कंप्लीट को करने से अच्छा है डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लेना ना। वैल्यू पुट करने में कितना टाइम लगता है, 15 सेकंड 10 सेकंड भी नहीं लगेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। कब, जब हमारा अगर वो इस टाइप से दे देता है तो करना है, ठीक है ना। अगर वो एक्स वाई जेड की वैल्यू दे देता है तो करेंगे, अदरवाइज वही बेसिक वे कि हम क्या बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो रिड्यूस करेंगे और फिर वहां से क्या निकालेंगे, सिस्टम निकालेंगे। और देखो लास्ट रो 0 आ गई और ए कोलन बी की रैंक ए के इक्वल नहीं आई, क्योंकि रैंक ऑफ ए तो कितनी है हमारे पास 2 है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी है कितनी है, वो 3 है, तो ये दोनों क्या नहीं इक्वल नहीं है, तो सिस्टम कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डी नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, नेक्स्ट में दे दिया इफ ए इज 5x5 मैट्रिक्स एंड डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस। अब की बार उसने डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस में दे दी है एटलीस्ट 2, तो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस क्या होती है, n-r होती है। n कितना हमारे पास 5, 5 - r एटलीस्ट 2, 2 तो है ही है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो हमें पता चला कि जो रैंक ऑफ है वो 3 या 3 से कम होगी। अगर रैंक 3 है तो डायमेंशन सॉल्यूशन स्पेस की कितनी आ जाएगी, 2। रैंक 2 है तो सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, 3। रैंक 1 है तो डायमेंशन 4, रैंक 0 है तो डायमेंशन 5, ठीक है ना। एटलीस्ट 2, तो n-r कम से कम 2 हो सकता, 2 से ज्यादा भी हो सकता। अगर n-r 3 हुआ तो रैंक 2, n-r 4 हुआ तो रैंक 1 हमारे पास, ठीक है ना। तो ये चीज थी हमारी यहाँ से। अब आप बोलोगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो रैंक हमें पता रैंक 3 या 3 से कम होगी, तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर भी कितनी होगी, 3 या 3 से कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। रैंक ऑफ ए एग्जैक्ट 3 होगी, जरूरी नहीं है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर 0 होगा, यस, क्यों, क्योंकि रैंक ए की कितनी है 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, तो रैंक ए स्क्वायर भी क्या आती है, 3 या 3 से कम ही आएगी, तो उस केस में भी डिटर्मिनेंट क्या होएगा हमारे पास, 0 ही होएगा। और रैंक ऑफ ए स्क्वायर कैसी आ जाएगी, 3 या 3 से लेस आ जाएगी। दो क्वेश्चन इसमें ऑप्शंस क्या होने लग रहे हैं, ट्रू होने लग रहे हैं। मैंने जानबूझ के ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे वो किए हैं इंक्लूड, क्यों, क्योंकि हो सकता है वो डिटर्मिनेंट वाली चॉइस दे दे, ये वाली ना दे, या फिर ये वाली ना दे के डिटर्मिनेंट दे दे, तो हमें पता होना चाहिए। और सेम यहाँ पे एक अगर ऑप्शन ये दे देता कि डिटर्मिनेंट ए 0 होगा, या फिर एफ ये दे दे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन 0, थ्योरी वाला क्वेश्चन है ना, तो कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ से ये भी ट्रू हो जाएगा उस केस में कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आएगा, क्यों, क्योंकि रैंक फुल नहीं आई ना मैट्रिक्स की, ठीक है। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या दे दिया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही दे दी हमारे पास, x - 2y = 1, x - y + az = 2, ay + 9z = b। हमें बताना है कि ए की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, किसके लिए नो सॉल्यूशन, किसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। डायरेक्ट क्यों, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया कि हमारा जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जितने भी कंसेप्ट है वो सब इसमें रिवाइज हो जाएंगे। तो देखो हमने क्या बनाया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दी ए कोलन बी बना के इसको रो रिड्यूस करो, 1 r2 - r1 डायरेक्ट अप्लाई कर दिया यहाँ पे, r2 - r1, तो 1 - 1 करेंगे 0, -1 + 2 हो जाएगा 1, a 0 तो a ही रहेगा, 2 - 1 ओके 1 आ जाएगा, 0 a 9, इसको a से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 - a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा b - a। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक क्या आएगी, रैंक ऑफ ए कोलन बी n के इक्वल आ जाएगी, तो यूनिक, तो रैंक ऑफ एन
कब आ सकते हैं? जब हमारे पास 9 माइनस ए स्क्वायर क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं होगा तो ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, ए अगर प्लस माइनस 3 के इक्वल नहीं है, और बी कैसे आ जाए, आर्बिट्रेरी आ जाए। क्यों, बी अगर 3 भी हो जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी -3 हो जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाइवट पोजीशन होनी चाहिए, यहाँ पे फिर जीरो बने नॉन जीरो बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यूनिक के लिए क्या कंडीशन आई कि ए प्लस माइनस 3 से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सेम इनफाइनाइट के लिए क्या आएगी कि रैंक ऑफ ए कोलन बी तो इक्वल आए, लेकिन लेस किससे आए, एन से आए। तो ये कब आएगा, जब 9 माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, 3, ए किसके इक्वल आ जाए, 3 के। ए या तो 3 हुआ, अगर ए प्लस माइनस 3 है तो बी ए के इक्वल है, तो देखो ए 3 हुआ अगर यहाँ पे, तो बी को भी क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, ए को -3 लिया तो बी को क्या लेना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा, तभी ये लास्ट पाइवट जो पोजीशन है इसमें जाएगा नहीं यहाँ पे, और फिर हमारे पास कितने सॉल्यूशन बन जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि उस केस में रैंक 2 हो जाएगी, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि n-r होता है, तो n कितना है यहाँ पे 3 है, 3 - 2 करके 1, एक फ्री वेरिएबल आ जाएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। नो सॉल्यूशन कब बनेगा, अगर a प्लस माइनस 3 के इक्वल हो जाए और b प्लस माइनस 3 के इक्वल ना हो। क्यों, b a के इक्वल ना हो, है ना, तो लास्ट उसमें क्या चला जाएगा, पाइवट पोजीशन चली जाएगी, और उसी से हमारा क्या बन जाएगा, नो सॉल्यूशन बन जाएगा गाइस। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया प्रैक्टिस के लिए, इनका कमेंट करके आपको बताना है कि किस केस में नो सॉल्यूशन होगा, किस ए की वैल्यू के लिए, किस में इनफाइनाइट होगा और किस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। x + 2y + 2z = 1, x + ay + 3z = 3, x + 11y + az = b। और सेकंड क्वेश्चन है x + y + az = 1, x + ay + z = 4, ax + y + z = b। तो ये दोनों आपको सोल्व करने हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा किससे, स्यूडो इनवर्स से। स्यूडो इनवर्स जो हमने निकालना सीखा था, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे दी 2x3 की, तो इसका स्यूडो इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए मैट्रिक्स है तो हमने स्यूडो इनवर्स निकालना सीखा था कि ए एक्स अगर बी दिया हुआ है तो वहां से हम क्या करते थे, एक्स क्या आ जाता था, ए ट्रांसपोज ए होल इनवर्स ए ट्रांसपोज इनटू बी। तो जो ये वाली चीज आती थी इसको क्या बोलते थे, स्यूडो इनवर्स बोलते थे, और इसको ए से प्लस डिनोट करते थे कि ए के ऊपर प्लस लगाया हुआ है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इसमें केस चले थे गाइस। क्या एक सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन टॉपिक आया था, वो कब आया था, जब देखो ए ट्रांसपोज ए किया, ए ये है, ए ट्रांसपोज करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ गई। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे, रैंक 1 मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट आ गया इसका 0, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका इनवर्स निकालेंगे तो बाय में डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है ना, तो डिवाइड कर नहीं सकते। तो उस केस में हमने क्या सीखा था, सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन। सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन कैसे आई थी कि जो ये मैट्रिक्स बनी है उसमें होता था हमारे पास सिंगुलर वैल्यू डीकंपोजिशन में u समेशन v ट्रांसपोज। तो v तो किससे निकालते थे, a ट्रांसपोज a से, और u किससे निकालते थे, a ट्रांसपोज से। तो a ट्रांसपोज a निकाला हुआ है तो इससे क्या निकाल देंगे, v निकाल लेंगे। तो v कैसे निकालेंगे, इसकी आइगन वैल्यू निकालो, आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालो। तो इसकी आइगन वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी, रैंक 1 मैट्रिक्स है, नलिटी इसकी ट्रेस कितनी है, 6 है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बन जाएगी वो बन जाएगी λ³ - 6 λ²। कोफिशिएंट जो निकालेंगे कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा इसका। तो आइगन वैल्यूज आ गई 0 0 6। अब 0 के कोरस्पॉन्डिंग क्या निकाल दो, आइगन वेक्टर निकाल दो। तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालोगे तो हमारी ये इक्वेशन आएगी। इसके दो क्यों, क्योंकि फ्री वेरिएबल नलिटी कितनी आ गई इसकी, 2 आ गई, तो 2 फ्री वेरिएबल होंगे। एक बार z को 0 पुट करो, y को 1, तो x कितना आ जाएगा -1। एक बार z को 1 पुट करो, y को 0, तो x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 6 के लिए निकाल दो, λ = 6 पुट करोगे तो a - λi, तो a - 6i पुट कर दोगे आप लोग। यहाँ पे 6i पुट करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। इसको क्या करोगे आप, इसके क्या निकालोगे, आइगन वेक्टर निकालोगे, v इसको क्या कर दो, पुट कर दो v की फॉर्म में, इसका ट्रांसपोज कर दो तो ये क्या आ जाएगा, v ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद आप क्या करोगे, स्टेप सेकंड क्या था, समेशन निकालना सिग्मा। क्यों, क्योंकि u सिग्मा v ट्रांसपोज था ना हमारे पास, तो v ट्रांसपोज तो हमने निकाल दिया। अब सिग्मा निकालो, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होता है हमारे पास। तो ए का ऑर्डर कितना है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन में ए का ऑर्डर है 2 × 3, तो सिग्मा का भी ऑर्डर कितना होगा, 2 × 3 ही होगा। और उसके बाद 2 × 3 तो होगा, लेकिन वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो उसकी रैंक कितनी आती है, वो आती है नंबर ऑफ नॉन जीरो। अब हमारे पास आइगन वैल्यू कितनी आई है, 0 0 6 आई है, तो एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू है तो उसका रूट लेके यहाँ पे पुट कर दो। अगर 2 0 होती तो यहाँ पे भी पुट कर देते,
और जो अदर एंटीज होते हैं उनको क्या पुट करना होता है, 0 पुट करना होता है। तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा। उसके बाद निकालना है यू। यू कैसे निकालते हैं, ए ट्रांसपोज से। तो ए की ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, सेम इसकी आइगन वैल्यू निकालो और आइगन वेक्टर निकालो। आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाला और इसको हमें लेना होता है ऑर्थोगोनल। तो इसको इसके नॉर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे यूनिट वेक्टर बनाने के लिए। सेम 6 के लिए आइगन वैल्यू निकाली, आइगन वेक्टर निकाल दिया, आइगन वेक्टर को क्या कर दिया, ऑर्थोगोनल बना दिया, यू मैट्रिक्स बना दी। अब यू समेशन वी ट्रांसपोज किया और इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन करके क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। तो ऐसे हमें क्या निकालना था, इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये कब किया था गाइस, जब हमारी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा आ गया था, 0 आ गया था। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा आ जाता, हमारे पास नॉन जीरो आ जाता, तो डायरेक्ट क्या करते, नॉन जीरो आने के बाद इसका इन्वर्स निकाल देते और उसकी ए ट्रांसपोज से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। वही हमारे पास क्या हो जाता, सीडो इन्वर्स हो जाता। ये 2 क्वेश्चन अब आप लोगों को ट्राई करने हैं, सीडो इन्वर्स, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करके इनका कमेंट करके बताना है आपको कि इनका जो सीडो इनवर्स है वो क्या आएगा। तो गाइज ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन इसमें हमने किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताना। और जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा लीनियर में, वो आएगा वेक्टर स्पेस, सब स्पेस और फिर रेंज स्पेस। उससे जो भी जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जिस भी टाइप के बन सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो और कमेंट करके बताया करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लेना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।